अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी, तो उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आज हमारे पास है जी एंजाइम्स। बच्चों ये जो एंजाइम्स का चैप्टर है ये आपकी बायोकेमिस्ट्री में भी शामिल है और आपका फार्माकोग्नोसी में भी शामिल है। तो बच्चों अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी हद तक जो बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक है ना एंजाइम्स का, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि जी एंजाइम्स क्या होते हैं। तो बच्चों जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऐसी नेचर या ऑर्गेनिक सेक्रेशंस होते हैं या प्रोडक्शंस होती हैं जो कि प्रोटीन्स इन नेचर होती हैं, और ये बच्चों क्या काम करती हैं, ये हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको तेज़ करते, फास्ट करते, बूस्ट अप करते हैं। इसकी सिंपल सी बच्चों जो एग्जांपल वो हम ऐसे लेते हैं कि जब हमको खाना खाते हैं तो उस खाने को अपने दांतों के ज़रिए से चबाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सलाइवा के अंदर जो है जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे दांतों की मदद करते हैं और फूड को मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने में मदद देते हैं। और अब यहाँ पे बच्चों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनके अपने मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि अपना माउथ या ओरल कैविटी, वहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि उनको कहते हैं कि हम एमिलेज कहते हैं, स्पेसिफिकली इसे अपना सलेबरी एमिलेज भी कहते हैं। इनका काम क्या है जी, ब्रेक डाउन करना कार्बोहाइड्रेट्स की इनटू द सिंपल शुगर्स में। मैदे में जाते तो वहाँ से भी एक मुख्तलिफ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि पेप्सिन है या अपना उसको क्या नाम है लाइपेस कह सकते हैं या गैस्ट्रिक लाइपेस कह सकते हैं। साइम जब बच्चों आप अपने पंक्रियाज में देखें तो पंक्रियाज के अपने एंजाइम्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं जी, पैनक्रियाटिक एमिलेज कहते हैं। और भी बहुत सारे बॉडी में एंजाइम्स हैं। इसी तरह जब छोटी आंत और बड़ी आंत में जाते हैं वहाँ से भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज़ होते हैं। इनका बेसिक काम बच्चों ये होता है कि जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं तो उस फूड की ब्रेक डाउन करना और उस फूड को सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना बेसिकली आपके एंजाइम्स का काम होता है। अब हम बच्चों देखते हैं कि ये एंजाइम्स की डेफिनेशन बुक के अंदर क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या होती है। वो कहते हैं जी एंजाइम्स को हम क्लासीफाई करते हैं कि दीज आर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं या किसी भी चीज़ के या किसी भी केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अब ये हमारे जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जी, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल। और ये कौन से प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये जी जानदार की बॉडी के खुद पैदा करती है। विच आर द कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो भी केमिकल्स रिएक्शन हैं उनकी क्या करते हैं जी, ये उनको बूस्ट अप करते हैं, उनको स्टार्ट करवाते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी बॉडी में खुराक का टूटना, हमारी बॉडी में एनर्जी का रिलीज़ होना, हमारी बॉडी में फेसिस का बनना। तो बच्चों ये सारे के सारे अपना रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं तो इनको हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो या फिर आप बच्चों यहाँ पर आपकी बुक में एक सेकंड डेफिनेशन भी लिखी हुई कि आप कह सकते हैं एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स ऐसी चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक से बच्चों मुराद होती है वो चीज़ें जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं और ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एंजाइम्स कौन पैदा करता है, हमारी बॉडी के अपने सेल जो हैं वो एंजाइम्स पैदा करते हैं। डेट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसलिए हम इसको कहते हैं जी ये कैटलिस्ट तो हैं लेकिन कहाँ पे हैं, बॉडी के अंदर लिविंग जानदारों के अंदर हैं। तो इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये डेफिनेशंस हो गए आपके पास एंजाइम्स की। उसके बाद बच्चों आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं जी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बच्चों जो लफ्ज़ जो है ये आपने ज़्यादा केमिस्ट्री में सुना होगा कि जब हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एरो के ऊपर हमने कोई ना कोई कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू द कार्बन डाइऑक्साइड, या मतलब कि जो एरो का निशान होता है उसके ऊपर आपने अक्सर बच्चों कोई ना कोई केमिकल पढ़ा होता है। फॉर एग्जांपल अपना जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इस तरह का कोई ना कोई केमिकल लिखे होते हैं तो उनको हम बच्चों कहते हैं जी कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट बच्चों क्या होते हैं जी, और एंजाइम्स क्या होते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं बच्चों वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
और ये क्या करते हैं, ये भी हमारी बॉडी में, जब आप ये कह सकते बॉडी तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी से बाहर, ये उन रिएक्शंस को तेज़ करने में अपना काम आते हैं। जैसे कि आप आग जला रहे हैं तो उस आग को जलाने के लिए अगर आप कोई कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो जो आपकी आग है वो तेज़ी से जल सकती है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं तो उसको मेल्ट करने के दौरान उसको आप कोई कैटलिस्ट ऐड कर दे, वो चीज़ जल्दी से मेल्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंस होता है कैटलिस्ट और एंजाइम्स के अंदर। आगे जाकर बच्चों आपके बुक में एक अपना इनके दरमियान डिफरेंस भी है कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या, तो ये वो अक्सर लॉन्ग भी आ जाता है और MCQs में भी आ जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आपके पास 2 डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, वो सब्सटेंस जो नेचुरल होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, इनको आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का मौजूद होना लाजमी नहीं होता, उनको आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। बच्चों ये वो डेफिनेशन है जो आप सब ने अपना 9th-10th में बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री में भी आपने ये पढ़ी हुई है। उसके बाद बच्चों एक लफ्ज़ होता है जी सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। अब सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन्स खाई हैं, कोई शुगर खाई है, तो एंजाइम जाएगा और उस चीज़ की ब्रेक डाउन कर देगा। तो बच्चों वो टारगेट एरिया जिसके ऊपर एंजाइम जाता है, अटैक करता है, उसको टारगेट को हम कहते हैं जी सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर आपने शुगर मॉलिक्यूल्स खाएं या कोई फ्रूट खाया है तो और आपकी बॉडी में कोई एंजाइम्स रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम, ये एंजाइम्स जाके हमारे ग्लूकोज के ऊपर या आपकी जो शुगर उसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसका टारगेट शुगर मॉलिक्यूल है, तो उस शुगर मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे जी, उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। तो सबस्ट्रेट बेसिकली बच्चों वो टारगेट साइट होते हैं जिसके ऊपर एंजाइम्स जाकर अटैक करता है और उस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर आपकी दो डेफिनेशंस आती हैं, एक तो ये हो गया कि सबस्ट्रेट की, और दूसरी डेफिनेशन आती है आपके एक्टिव साइट की। ठीक हो गया। इन दोनों में बच्चों फ़र्क होता है, अक्सर पूछ भी ले जाती है। अब एक्टिव साइट की यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है, ये देखो मैंने एक शुगर मॉलिक्यूल बना दिया है। ठीक हो गया। अब इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि इसको तोड़ने के लिए मुझे एक एंजाइम्स चाहिए होगा। ठीक हो गया। ये एक एंजाइम्स हो गया इस शक्ल का, वो चीज़ जिसको जाकर एंजाइम्स ने तोड़ना है उस चीज़ को आप क्या कहते हैं जी, सबस्ट्रेट कहते हैं। अगर ये प्रोटीन हो या लिपिड्स हो या शुगर हो जिस पर एंजाइम्स अटैक करेगा उसको आप सबस्ट्रेट कहेंगे। एक्टिव साइट क्या होती है बच्चों, एंजाइम्स की मुख्तलिफ जगह, एक तो ये साइट हो गया, एक ये वाली लाइन होगी आप नज़र आ रही, एक ये वाली साइड नज़र आ रही। ठीक हो गया। टोटल 3 साइट्स हैं। ये एक रैंडम सी शेप है बच्चों। ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि जो एंजाइम्स जो है इस जगह से जाकर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। ठीक हो गया। एंजाइम्स ने सबस्ट्रेट के साथ जिस जगह पर जाकर अपना उसके साथ अटैच हुआ वो साइट नंबर 1 है। ठीक है। उस जगह को हम कहते हैं जी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स की वो जगह जिस पर जाकर किसी भी सबस्ट्रेट की बॉडी के साथ अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्टिव साइट कहते हैं। सपोज़ करें कि ये एक बुक है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम्स है, मैं निब को अटैच कर रही हूँ सबस्ट्रेट के साथ। ठीक हो गया। तो क्योंकि निब जो है वो एरिया है जो बुक के साथ सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ है, तो इस निब को हम क्या कहेंगे जी, ये एक एक्टिव साइट है। जबकि अपना पूरे बॉल पॉइंट जो है ये एंजाइम्स है। तो एक्टिव साइट वो जगह होती है बच्चों जिस पर जाकर एंजाइम्स अपना सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और सबस्ट्रेट को तोड़ने की सलाहियत जो होती है वो भी इसी एक्टिव साइट के ऊपर अपना मौजूद होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 कंसेप्ट जो हैं ये आप याद रखेंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम हमारे पास बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो वो है जो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड द कैटलिस्ट। तो बच्चों आपके पास तकरीबन 5 डिफरेंस लिखे हुए हैं कि जो एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब बच्चों हम 1 बाय 1 इनको ज़रा देख लेते हैं। एंजाइम्स जो बच्चों होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मौजूद है, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर अपना कार्बन और हाइड्रोजन का मौजूद होना लाजमी नहीं होता। इसलिए हम क्या कहते हैं जी, एंजाइम्स और द ऑर्गेनिक इन नेचर, जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं जी, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो पहला डिफरेंस बच्चों जो आपके पास नेचर कहा जाता है। दूसरा डिफरेंस जो है बच्चों वो है जी, एंजाइम्स जब किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं या किसी भी चीज़ के ब्रेक डाउन में हिस्सा लेते हैं तो उससे क्या होता है जी, वो जब उस चीज़ की ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एंजाइम्स ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके नई चीज़ की ब्रेक डाउन की अपना बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करनी होती है, तो आपको न्यू एंजाइम्स पैदा करते हैं। ठीक हो गया, आपकी बॉडी न्यू एंजाइम्स अपना प्रोड्यूस करती है। तो इसका अपना बेसिकली इसका अपना बताने का मकसद यही है कि जो एंजाइम्स हैं वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। जबकि किसी चीज़ के हम ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों, तो ब्रेक डाउन करने के बाद ये अपने आप को एंजाइम्स ख़त्म कर लेते हैं और नई चीज़ के लिए बॉडी में नई एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है। जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ की ब्रेक डाउन करेंगे तो एक चीज़ की ब्रेक डाउन करने में वो ब्रेक हो जाएगा, बल्कि कैटलिस्ट चीज़ों की ब्रेक डाउन करने में भी बच जाते हैं और सेम कैटलिस्ट ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कैटलिस्ट और नॉट डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शंस। तो जो कैटलिस्ट जो एक ही केमिकल रिएक्शन करने में ख़त्म नहीं होते, जो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि ये उसके बाद भी आपकी किसी और रिएक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका दूसरा डिफरेंस बच्चों ये क्या हुआ कि एक डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक डिस्ट्रॉय नहीं होते। तीसरी चीज़ जो है बच्चों वो है जी, एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। मोर स्पेसिफिक से क्या मुराद है जी, मोर स्पेसिफिक से मुराद है जी एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम करने में बहुत ही मखसूस होते हैं। आपने या कुदरत ने जिस एंजाइम्स के ज़िम्मे 2 जिम्मेदारी लगाई है, जो जिस चीज़ की ब्रेक डाउन करने की ज़िम्मेदारी लगाई है बच्चों, वही एंजाइम सिर्फ वही चीज़ तोड़ता है, उसके अलावा वो किसी और काम में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो देखता है कि जब प्रोटीन आएगी तो पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होगा और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अगर आप फैट्स खा रहे हो या आप अपना शुगर खाई हो तो पेप्सिन एंजाइम्स उसको तोड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर आपने फ़ैट खाई है तो उसको तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम्स आएगा। अगर आपने शुगर खाई है तो उसको तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम्स आएगा। सो आप ये देखें, जिस तरह के फूड खाते हैं उस तरह के फूड के हिसाब से एंजाइम्स रिलीज़ होता है और वो अपनी जो अपना काम करने उसके ज़िम्मे लगाया होता है उसी ही की ब्रेक डाउन करता है, दूसरे के काम में टांग बिल्कुल नहीं अड़ाता। जबकि बच्चों कैटलिस्ट के तो ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। नॉन स्पेसिफिक से मुराद है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक कैटलिस्ट है वो एक ख़ास चीज़ की ही ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि अपना जिंक ऑक्साइड कोई कैटलिस्ट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना चीज़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि यह भी बच्चों हो सकता है वो चीज़ को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाए। यह भी हो सकता है कि वो सॉलिड चीज़ों के ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल हो जाए। सो कैटलिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। एक काम करवाना चाहते हैं तो अपना वो भी करवा सकते हो और कोई करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हो, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर जाता है, जबकि एंजाइम्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। फोर्थ फंक्शन आता है जी, एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम्स की जो केमिकल नेचर होती है, जो बनावट होती है, जो साख्त है, मेकिंग है, वो बच्चों बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। रीज़न्स क्या होती हैं कि जो एंजाइम्स कुदरत बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, और कुदरत की जो मेकिंग है वो 100% होती है। एंजाइम्स उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। यही वजह है कि बच्चों एंजाइम्स को बनाना लेबॉर्ट्री के अंदर खड़ा होकर बनाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एंजाइम्स की बॉडी के अंदर एंजाइम्स की कमी हो भी जाती है तो हमें फिर क्या करना पड़ता है बच्चों, हम किसी दूसरे जानदार की बॉडी से, किसी जानवर की बॉडी से, किसी फ़िश की बॉडी से एंजाइम्स को निकाल लेते हैं और एज अ मेडिसन हम उसको इंसानों की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनको बनाना लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल होता है।
जबकि कैटलिस्ट जो हैं वो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, इनको आप लेबॉर्ट्री के अंदर खड़े होकर बना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं तो आप एक अपना केमिकल जिंक का उठा लें, एक आप केमिकल ऑक्सीजन का उठा लें, उनको आपस में मिक्स कर दे तो आपने एक कैटलिस्ट बना लिया। तो कैटलिस्ट को बच्चों बनाना आसान होता है, जबकि एंजाइम्स को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कौन बनाता है? ये कुदरत ही आपके लिए बनाती है, इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं है। सो ये एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं और कैटलिस्ट वेरी सिंपल होते हैं। ठीक हो गया। जो आखिरी डिफरेंस है बच्चों, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि वो कहते हैं जी स्पीड ऑफ द एंजाइम्स रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक हो गया बच्चों। इसका क्या मतलब, सपोज करें मेरे पास एक शुगर मालिक्यूल है, ठीक होगा, ये एक शुगर मालिक्यूल हो गया। मैंने अब क्या करना है कि मैंने बॉडी में शुगर खाई, ये शुगर मालिक्यूल्स हैं और मेरे पास ये थोड़ा सा एंजाइम्स है। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा एंजाइम्स है, बल्कि अब ये जो है ये बहुत सारा केमिकल्स है, इसको तोड़ने के लिए मेरे पास अपना ये कैटलिस्ट है। ठीक होगा। मैंने तकरीबन बराबर ही केमिकल रखा और बराबर ही अपना एंजाइम्स या कैटलिस्ट रखा। अब बच्चों ये जो थोड़ा सा एंजाइम्स है ये बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर को तोड़ने की सलाहियत रखता है, यानी कि इसके काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपने पास इतनी ज़्यादा शुगर है तो आप इतना ही ज़्यादा अपना एंजाइम्स चाहिए होगा। एंजाइम्स की थोड़ी सी मिकदार भी होगी तो बच्चों वो एक ख़ास मिकदार में एक ख़ास लेवल तक ब्रेक डाउन कर सकती है, जबकि जो कैटलिस्ट के अंदर बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैटलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा चीज़ को आपने तोड़ना, आपके पास कैटलिस्ट भी उतना ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए। ठीक हो गया। थोड़ी सी मिकदार में जो कैटलिस्ट है वो बड़ी मिकदार में केमिकल रिएक्शंस नहीं करवा सकता। तो जिस चीज़ को आपने तोड़ना है उस चीज़ का जो साइज़ है आपको उतनी ही मिकदार में कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, यानी कि कैटलिस्ट आपको ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। जबकि एंजाइम्स की अगर आप बात करते हैं तो एंजाइम से किस चीज़ को तोड़ना है, तो एंजाइम की थोड़ी सी भी मिकदार ज़्यादा चीज़ को तोड़ने की सलाहियत रखती है। बट यहाँ पर बच्चों एक ये भी कंडीशन है कि ये कंडीशन ये है कि जी ऐसा ना करें आपके जो इस लेवल को बढ़ा देंगे, इतना ज़्यादा कर दें कि एंजाइम्स आप अपना सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा कर दें कि उसके बाद आप एंजाइम से कहें कि आप सारे को तोड़ें। तो बच्चों ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एंजाइम्स की थोड़ी सी मिकदार अपने से ज़्यादा केमिकल्स रिएक्शंस को करवा सकती है, बट सर्टेन मैक्सिमम अपना एक लिमिट तक। ठीक होगा। अगर आप उसके लिमिट से ज़्यादा बर्डन डाल दें कि आपको इसको भी तोड़ो तो एंजाइम्स कहेगा जी मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने एक चैप्टर का टेस्ट कर आना और आप एक चैप्टर का टेस्ट आसानी से तैयार कर लेंगे, या मैं आपसे कहूँ कल आपने 3 चैप्टर का टेस्ट अपना तैयार करना है तो आप 3 चैप्टर भी ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपने कल पूरी बुक तैयार कर आनी तो फिर बच्चों आप बिल्कुल वो तैयार नहीं कर सकते। वजह क्या है कि जी आपकी काम करने के या आप याद करने की जो एक कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी से अब अगर आपकी अपना कैपेसिटी ज़्यादा बर्डन डाला जाएगा तो आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो फिर तो आप कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सेम केस एंजाइम्स के साथ भी होता है कि एंजाइम्स थोड़ी सी मिकदार हो तो वो ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, बट अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा अपना बर्डन डालेंगे तो आप उसको कहें कि सबको तोड़ें तो एंजाइम्स कुछ चीज़ों को तो ब्रेक डाउन कर देगा, बट बाकियों को अपना ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। अगर मैं पूरी बुक का कहूँगा तो आपको चैप्टर तो तैयार कर लेंगे लेकिन पूरी बुक आप तैयार नहीं कर सकते। जबकि बच्चों कैटलिस्ट के केस में क्या, स्पीड ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट की कितनी तेज़ी से किसी चीज़ को तोड़ते हैं, यह डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में कैटलिस्ट मौजूद हैं। जितना कैटलिस्ट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी चीज़ों को तोड़ेगा। ठीक होगा। जबकि एंजाइम्स के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा भी एंजाइम्स मौजूद होगा तो वो एक बड़ी मिकदार में चीज़ को तोड़ने की सलाहियत रखता है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक कवर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद है, ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।